तो बच्चों अब दूसरा शीर्षक है फसल। तो सबसे पहले हम जान ले फसल क्या है। तो फसल सुप्रसिद्ध कवि नागार्जुन द्वारा रचित गंभीर भावों को प्रकट करती हुई एक प्रभावपूर्ण कविता है। इसमें ग्रामीण धरती की महक भी है और मिट्टी की सृजन शक्ति की गरिमा भी। कविता को पढ़ते ही खेतों में लहलहाती हुई फसल का सुंदर नैसर्गिक दृश्य आंखों के सामने नाचने लगता है। फसल को पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इस तथ्य को नागार्जुन ने इस कविता में अत्यंत भावपूर्ण शब्दों में व्यक्त किया है। तो बच्चों देखो, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक के नहीं, तो एक के नहीं। नागार्जुन फसलों की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि जो खेतों में फसलें फल रही हैं, फूल रही हैं, इनमें एक नहीं, दो नहीं, अनेक नदियों के पानी समाया हुआ है। कि अनेक नदियों के पानी के योगदान से ही हमारे खेतों में फसलें फलती और फूलती हैं। तो ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। तो अनेक नदियों के पानी इसमें समाया है। ना जाने किस किस पानी से सिंच कर ये फसलें तैयार होती हैं। इन्हें तैयार करने में एक नहीं, दो नहीं, लाखों करोड़ों लोगों के हाथों के स्पर्श का योगदान है। स्पर्श के योगदान से ही ये फसलें तैयार होती हैं, एक के नहीं। तो कवि कहता है कि उनके सबके श्रम का गौरव इन फसलों में समाया हुआ है। किसी एक किसान के मेहनत का परिणाम नहीं है। ना जाने कितनी ही खेतों की मिट्टी का गुणधर्म और स्वभाव इन खेतों में समाया हुआ है। इन फसलों में अनेक मिट्टी का गुणधर्म स्वभाव फसलों में आ गया है। कहने का आशय ये है कि ये फसलें पूरे देशवासियों की मेहनत का फल है, परिणाम है। उनके परिणाम स्वरूप ही ये फसलें फलती और फूलती हैं और तैयार होती हैं। तो बच्चों काव्य सौंदर्य देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। तो भाषा सरल एवं प्रभावपूर्ण खड़ी बोली है। लाख लाख कोटि कोटि में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। एक के नहीं, दो के नहीं, बार बार आवृष्टि कविता में क्या विशेषता आई है। तो कविता में एक के नहीं, दो के नहीं, बार बार शब्द प्रयोग करने के कारण कविता सरल और नाद सौंदर्य आने के साथ ही मनुष्य के सामूहिक प्रयास की महत्ता को प्रदर्शित करती है। पानी का जादू। पानी का जादू कहने का से क्या है। पानी का अमृत तुल्य रस किसी चमत्कार की तरह फसलों को उगाता है और उनका पालन पोषण करता। अगर पानी ना हो तो जो है फसलें फूल और फल नहीं सकती। तो सबसे ज्यादा योगदान पानी का होता है। काव्यांश में किस प्रकार के बिंब का सृजन किया गया है। यहाँ दृश्य बिंब है। काव्यांश में कौन सी शब्द शक्ति है। अविधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, नदियों के पानी के जादू से क्या तात्पर्य है। नदियों के पानी के जादू से तात्पर्य है कि जिस फसल पर मनुष्य का जीवन आधारित है उसके उगने में बहुत सारी नदियों का जल अपना योगदान देती हैं। नदियों के जल से खेतों की सिंचाई होती है और उसके परिणाम स्वरूप ही फसलें लहलहा उठती हैं या तैयार होती हैं। यदि नदियों का योगदान ना हो तो हमारे खेतों में फसलें तैयार नहीं हो सकती हैं। तो मिट्टी का गुणधर्म क्या होता है। तो मिट्टी का गुणधर्म क्या होता है। मिट्टी अपने रस से बीज को अंकुरित करती है, उसका पालन पोषण करती है। फसल मिट्टी के गुणधर्म से तैयार होता है। तो ऐसे छित जल पावक गगन समीरा इन सभी का योगदान होता है, तभी हमारे खेतों में फसलें तैयार होती हैं। तो बच्चों आगे देखो, फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो फसल क्या है। तो बच्चों कभी प्रश्न पूछता है कि फसल क्या है, फिर कहता है स्वयं उत्तर देते हुए कि फसल और कुछ नहीं है,
वह बल्कि नदियों के पानी का जादू, अर्थात नदियों के पानी के कारण ही फसलें तैयार होती हैं। फिर कहता है कवि, और तो कुछ नहीं है वह नदियों के पानी का जादू, हाथों के स्पर्श की महिमा। हाथों के स्पर्श की महिमा का तात्पर्य है कि लोगों के हाथों के स्पर्श का गौरव उसमें भरा हुआ है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म, तो भूरी काली और चंदन के रंग की वाली मिट्टी का सृजनात्मक गुणधर्म है। इन गुणधर्मों के कारण फसलें तैयार होती हैं। रूपांतर है सूरज की किरणों का, फसल सूर्य की किरणों का बदला हुआ रूप है। वह बहती हुई चंचल हवा का सिमट कर बंद हुआ स्वरूप है। तो सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। संकोच माने बंद होना या सिकुड़ना। तो कवि इस तरह से कहता है कि कहने का आशय है कि फसल के तैयार होने में आकाश, मिट्टी, जल, सूर्य सब का योगदान होता है। सभी के गुणधर्म उसमें समाते हैं, तभी जाके फसलें तैयार होती हैं। यदि ऐसा ना हो तो फसलें तैयार ना हो। तो भाव यह है कि बीज जब धरती के अंदर दबा रहता है तब ऊपर से वहां दिखाई नहीं देता। नदी का पानी खेत में पड़ते ही कुछ दिनों में नन्हे नन्हे कोमल पौधे तैयार हो जाते हैं। मानो अचानक जादू हो गया हो ऐसा लगने लगता है। उस खाली जमीन की हरियाली में बदलने में अनेकों लोगों के हाथों के स्पर्श का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नर नारियां जो है परिश्रम करके उन फसलों को फलने और फूलने में सहारा बनती हैं। यदि ऐसा ना हो तो वो फसलें पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, कवि के कहने का आशय है कि विभिन्न मिट्टी अपनी उर्वरा शक्ति से उसे अंकुरित कर पोषण युक्त बनाती हैं। सूर्य जो है अपने प्रकाश से उन्हें भोजन देता है और उनकी फलने और बढ़ने में सहायता करता है। इस तरह से सबकी मदद से ही फसलें तैयार होती हैं। मानव श्रम, मिट्टी, प्रकाश, हवा आदि सबका समन्वित योगदान फसल में दिखाई देता है। तो बच्चों काव्यगत सौंदर्य देखिए, काव्यगत सौंदर्य वही है कि भाषा जो है सहज सरल प्रभावपूर्ण खड़ी बोली है। काव्यांश में किसका वर्णन किया गया है? काव्यांश में फसलों को उगाने में नदियों के पानी, मनुष्य के परिश्रम, मिट्टी की सृजनात्मक शक्ति, सूर्य की किरणों और हवा के योगदान का वर्णन किया गया है। तो काव्यांश में किस प्रकार की मिट्टी की बात कही गई है? तो काव्यांश में काली भूरी संदली मिट्टी की बात कही गई है। तो हवा की थिरकन सिमट कर क्या बन जाती है? हवा की थिरकन सिमट कर धीरे धीरे क्या बन जाती है? फसल बन जाती है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? इन पंक्तियों में शांत रस का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों मैं अब पाठ पुस्तक के प्रश्न अभ्यास कराने जा रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, तो बच्चों यह दंतुरित मुस्कान, बच्चों की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बच्चों बच्चे के दंतुरित मुस्कान पर कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा? बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि का मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। उसमें नई जान आ जाती है। उसे ऐसा लगता है मानो उसकी झोपड़ी में कमल का फूल खिल उठा हो। उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके मुस्कान से कठोर मन भी पिघल सकता है, अर्थात पाषाण भी पिघलकर नदियों की जलधारा में बह सकता है। कवि के मन में बच्चे की माँ के प्रति कृतज्ञता का भाव आ जाता है और बांस हो या बबूल हो, ऐसे कांटेदार वृक्षों में भी सेब फैलकिया के फूल झरने लगते हैं, क्योंकि बच्चे की निश्चलता और पिता की ममता के कारण ही कवि का मन इस तरह से प्रभावित होता है। तो दूसरा क्वेश्चन है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर होता है? तो बच्चे की मुस्कान सरल, निश्चल, भोली और निष्काम होती है। बच्चे की मुस्कान में कोई स्वार्थ भावना नहीं होती है, वह सहज स्वाभाविक होती है। बड़ों की मुस्कान कुटिल, अर्थपूर्ण, सोची समझी, सकाम या स्वार्थपूर्ण होती है। वे तभी मुस्कुराते हैं जबकि वे सामने वाले से कोई रुचि रखते हों। वे अपनी मुस्कान को माप तोल कर कोई उद्देश्य पूरा करने के लिए
किसी को महत्व देने के लिए घटाते बढ़ाते रहते हैं। बड़ों की मुस्कान उनके मन की स्वाभाविक गति ना होकर लोक व्यवहार का अंग होता है, लेकिन बच्चों का मुस्कान ऐसा नहीं होता। बच्चों की मादक मुस्कान स्वाभाविक होती है। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, कवि ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? तो कवि ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। जैसे पहला यही हो सकता है कि बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जान आ सकती है। दूसरा, यूं लगता है कि मानो झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हों। तीसरा ये हो सकता है कि यूं लगता है मानो चट्टानें पिघलकर जलधारा बन गई हूँ। या चौथा ऐसा हो सकता है कि मानो बांस और बबूल से शेफालिका के फूल झरने लगे हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। इसका भावार्थ क्या होगा बच्चों? इसका भावार्थ है, दांत निकालते शिशु का धूल से सना शरीर और उसका निश्चल मुस्कान देखकर कवि का मन प्रसन्न हो उठता है। ऐसा लगता है मानो उसकी झोपड़ी में ही कमल के फूल खिल उठे हों। आशय यह है कि मन में बहुत उल्लास एवं प्रसन्नता भर जाती है। खा है छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तो इसका आशय क्या होगा बच्चों? कवि कहता है, नव शिशु की छुअन में रोमांच भरी प्रसन्नता होती है। उसे छूते ही ऐसा लगता है मानो बबूल हो या बांस के पेड़ से शेफालिका के कोमल फूल झरने लगते हैं। कहने का आशय यह है कि शिशु को छूने मात्र से रूखे और कठोर लोग भी सरसता का अनुभव करने लगते हैं। उनका हृदय रस से युक्त हो जाता, अर्थात वात्सल रस से भरपूर हो जाता है।